हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूं जो अभी मैंने 25 एमसीक्यू दिए थे साइटोलॉजी उस पे। ओके, तो बिना देरी किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, द टर्म सेल वाज गिवन बाय। जो टर्म है सेल, उसको किसने दिया था? तो आपने जो भी आंसर लगाया हो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, रॉबर्ट हुक। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर। जो सेल है, जो सेल का डेफिनेशन है, ये किस ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं अप्लाई होता है? तो वो है आपका वायरस। थर्ड, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज। जो मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल के अराउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, टोनोप्लास्ट। फोर्थ पे चलते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज ऑफ अ प्रोटीन कार्ड। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था साइटोस्केलेटन जो सिस्टम होता है आपका, वहाँ पे जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? तो वो एक्चुअली होते हैं एक्टिन के। ओके, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। अब पूछा गया था आपसे कि जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो मेनली किससे बना होता है? प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड, स्टार्च। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, सेलुलोज। 6 पे आते हैं। ग्लाइकोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड इन। ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वो कहाँ लोकेटेड रहते हैं? इनर लीफलेट में, आउटर लीफलेट में, या वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, या वो वरी करते हैं अकॉर्डिंग टू सेल टाइप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं, मतलब ऐसे लिपिड जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट अटैच रहता है, वो आपके आउटर लीफलेट में रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लाइसोसोम जो है वो सुसाइडल बैग क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे पैरासिटिक एक्टिविटी होती है, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड वैक्यूल्स, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी और कैटालिटिक एक्टिविटी। तो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होती है, इसीलिए उसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इसका आंसर देखते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड बाय। कह रहा है जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम किससे स्टडी कर सकते हैं? तो जो पॉपुलर टेक्निक्स है वो है आपका फ्रीज फैक्टर टेक्निक्स और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का भी यूज़ करके हम जो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेज विथ। जो फ्लूइडिटी होती है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो किससे इंक्रीज होता है? जब इंक्रीज होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, या ग्लाइकोलिपिड कंटेंट जब बढ़ता है मेम्ब्रेन में, या जब फास्फोलिपिड कंटेंट बढ़ता है मेम्ब्रेन में। तो ग्लाइकोलिपिड और फास्फोलिपिड कंटेंट जो है ये फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है। जब आपके फैटी एसिड जो होते हैं सैचुरेटेड होते हैं, तब भी आपका फ्लूइडिटी नहीं बढ़ता है। अनसैचुरेटेड मीन जहाँ पे मतलब ऐसे लिपिड्स जो रहते हैं, फैटी एसिड्स रहते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाता है ढेर सारा, जब ऐसे फैटी एसिड्स आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा होंगे तो ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग्स डिफाइंस जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। बहुत टाइप के एंकर्ड प्रोटीन होते हैं, उसमें से एक टाइप है आपका जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स। इसमें से कौन उसको डिफाइन करता था? तो ये जो होता है पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ओके, तो जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स को यही करेक्टली डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज डिटरमाइंड बाय। जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन का, ये किससे जो है हम डिटरमाइन करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका पोटेशियम आयन ग्रेडियंट से। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ। कह रहा है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो क्रॉस कैसे करते हैं, ये किस प्रोसेस से? वहाँ पे उनका एक्टिव डिफ्यूजन होता है, मतलब एनर्जी लगा के ये क्रॉस करते हैं, या इनका होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब प्रोटीन वगैरह वहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं तो जिससे ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, या पैसिव डिफ्यूजन होता है, मतलब इनके लिए कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता, या रैंडम डिफ्यूजन, मतलब रैंडमली ये डिफ्यूज़ होते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं गैसेज हैं, और ये जो है पैसिवली डिफ्यूज़ होते हैं सेल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अ सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड डेड। अगर कोई सेल है उसका सेल वॉल आप निकाल देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट। तब आप हमेशा से याद रखिए, अगर कहीं भी आपको ये टर्म मिलता है प्रोटोप्लास्ट, इसका मतलब बात हो रही है कि जो सेल है उसका सेल वॉल वहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रोटोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बिटवीन डिफरेंट सबसेलुलर कंपार्टमेंट। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का
बिटवीन डिफरेंट सब सेलुलर कंपार्टमेंट के बीच में। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बीच में, वो आपका ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट नहीं आता है, ठीक है। जब स्ट्रोमा से थीलाकॉइड में होगा तो ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। फिर साइटोप्लाज्म से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में जा रहा है, तो ये भी एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन के बीच हो रहा है, ठीक। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसमें नहीं होता, इसमें वेसिकल्स के थ्रू होता है। बाकी जो वो भी है, मतलब सारे जो ऑप्शंस है वो एक जैसे हैं, पर ये जो है ये ऑर्गेनेल टू ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द पेप्टाइड्स इन रामाचंद्रन प्लॉट। मैंने आपको बताया था जब आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं प्रोटीन्स वगैरह का, तो वहाँ पे आपको रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बताया जाता है, जिससे हम ये देखते हैं कि कोई भी प्रोटीन मतलब क्या डाईहाइड्रल एंगल होगा वहाँ पे। अल्फ़ा जो है आपका हेलिक्स, तो वो राइट हैंडेड होगा, लेफ्ट हेलिक्स किस डाईहाइड्रल एंगल्स पे होगा, या तो वहाँ पे बीटा प्लेटेड सीड है उसके लिए कौन कौन से डाईहाइड्रल एंगल्स होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। द अकरेंस ऑफ अ बीटा टर्न कन्फर्मेशन इन ए पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस। हम जो है रामाचंद्रन प्लॉट का यूज़ करके ये जो बीटा टर्न कन्फर्मेशन है इसका अकरेंस जो किसी पेप्टाइड में, ये हम पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम इज। सेंट्रोजोम का फंक्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रोजोम क्या है, एनिमल सेल में तो होता है, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर MTOC, वहाँ पे सेंट्रोजोम नहीं होता है। लेकिन जो होता है MTOC और सेंट्रोजोम का सेम फंक्शन होता है। दोनों के दोनों जो है जो सेल डिवीज़न के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर वहाँ पे बनता है, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जहाँ पे क्रोमोजोम उससे काइनेटोकोर वगैरह से अटैच होता है, फिर बाद में वो एनाफेज में जाता है, वहाँ पे उसके सिस्टोक्रोमेटिड अलग कर दिए जाते हैं। ये सब कहानी उधर होती है। तो इनका रोल क्या है, स्पिंडल फाइबर बनाना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। मैंने आपको एपोप्टोसिस के बारे में बताया था क्वेश्चन में क्या होता है, तो उसमें से पूछा है कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है। तो एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जब आप एपोप्टोसिस पढ़ेंगे तो उसमें एक तो एक्सट्रिंसिक होता है, एक इंट्रिंसिक होता है। तो इंट्रिंसिक जो है उसके लिए जो ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। फॉस्फेटिल सेरीन रेसिड्यूज जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो कहाँ पे रहते हैं, मैंने आपको बताया था। बहुत सारे टाइप के आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, 5 या 6 यूजली। उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है चार्ज के बेसिस पे, कोई पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कोई नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कोई न्यूट्रल होते हैं। तो ये जो फॉस्फेटिल सेरीन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे रहता है, ये इनर लीफलेट में रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। शायद ये जो है नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड्स हैं, ओके। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे रहेगा, इनर लीफलेट पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। कह रहा है जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं आप, तो वहाँ पे आपका लिपिड बाइलेयर होता है जिसमें पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं। तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं उसका आपसे पूछा गया था डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या रैंडम होता है, सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है या नन। तो इसका ये है कि वो असिमेट्रिकल होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आपको बताना था कि एक फूड बॉर्न डिजीज़, तो बोटुलिनम टॉक्सिन जो है ये एक फूड बॉर्न डिजीज़ है, ओके। खाने से जो है, खाने में मतलब ये टॉक्सिन होता है। क्वेश्चन नंबर 21। विच सेल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, अल्टरनेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स। इन सब के लिए जो है स्टोरेज करने के लिए, अल्ट्रेशन करने के लिए, पैकेजिंग जो होता है सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स का, या यहाँ तक कि लाइसोसोमल जो एंजाइम है इसके लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका एक ऑर्गेनेल, वो है आपका गोल्गी एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। असेंबली ऑफ 2 सब यूनिट्स 40S एंड 60S ऑफ राइबोसोम इज। कह रहा है जब आप 40S और 60S के जो राइबोसोम के यूनिट्स होते हैं वो जब आप मिला देते हैं तब आप उससे क्या बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर है B 80S यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछा गया था आपका, उसका साइट क्या होता है, वहाँ पे क्या मेनली फंक्शन क्या है उसका, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, एमिनो एसिड सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, लिपिड का सिंथेसिस करना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस इन कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ सेल वाज परफॉर्मिंग। मैंने आपसे पूछा था कि जो एक्सपेरिमेंट एक था
जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि न्यूक्लियस का रोल होता है ग्रोथ को कंट्रोल करने में। ये इसका एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, वो किस में किया गया था, तो एस्टाबुलेरिया जो है एल्गी, उस पर ये किया गया था। आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक, आपको बुक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर से जब आप पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा एसोसिएटेड था, ये आपसे पूछा गया था। क्रिस्टी, सिस्टर्नी, एनुलाई और कॉन्टाजोम्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के लिए करेक्ट क्या है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी आर पार्ट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये था आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था साइटोलॉजी से, 25 क्वेश्चन था, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। होप कि आपने मैक्सिमम आंसर्स दिए होंगे। जो गलत है, जिसका आपने करेक्ट आंसर नहीं दिया है, इसका मतलब है आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो जो है अभी अच्छा नहीं है, आपका पकड़ उस पर नहीं बना है। तो प्लीज़ अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आया हो वो आप उसका थ्योरी पोर्शन जाके पढ़िए पूरा, और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं दूँ बायोकेमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, तो उसकी तैयारी में लगे रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन दूंगा आपको बायोकेमिस्ट्री पार्ट से। बायोकेमिस्ट्री क्योंकि बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू एग्जामिनेशन है, हर पार्ट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कोई टॉपिक आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो रेडी रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।